हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने पहले भी कहा था कि ढेरों सारा प्रॉपर्टी है, तो कुछ और भी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जो है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि वो सब प्रॉपर्टी क्या है और कैसे उसका एप्लीकेशंस करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 27। आप देख सकते हो, कह रहा है कि एफ टी इज एन ऑड फंक्शन। हम लोग को ऑड और इवन फंक्शन पता है, हम लोग को ये भी पता है कि कैसे हम लोग चेकआउट करते हैं कि फंक्शन ऑड है या नहीं है, या इवन है कि नहीं है, कि दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये लोग पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि देन ये जो इंटीग्रेशन है a to x f t dt phi x इज इक्वल टू दिस इज एन इवन फंक्शन। मतलब अगर एफ टी आपका ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन आपका इवन फंक्शन होता है। ठीक है, एक चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन अगर ऑड है तो डेरिवेटिव इवन हो जाता है, कोई फंक्शन अगर इवन है तो डेरिवेटिव ऑड हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में भी ये बात है, लेकिन कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, कुछ ना कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी इवन फंक्शन रहा तो उसको इंटीग्रेट करेगा तो ऑड हो ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ कंडीशंस है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि अगर एफ टी आपका ऑड फंक्शन है तो फाई एक्स जो होगा, जो कि इंटीग्रेशन एफ टी का है विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर द लिमिट ए टू एक्स, ये आपका एक इवन फंक्शन है। तो ऑब्वियसली इवन और ऑड चेक करने का क्या तरीका है कि फंक्शन में नेगेटिव एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के देखते हैं, अगर वो सेम आ गया तो इवन फंक्शन हो जाएगा। सेम कंडीशन और सेम प्रोसेस मैंने यहाँ फॉलो किया। दिया हुआ है फाई एक्स इज इक्वल टू दिस, मैंने क्या किया कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां भी एक्स है वहां माइनस एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन का जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल्स को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a से पहले माइनस ए गए एफ टी डी टी प्लस फिर माइनस ए से माइनस एक्स गए एफ टी डी टी। हमको पता है एफ टी ऑड फंक्शन है, तो किसी भी ऑड फंक्शन का माइनस ए से प्लस ए या प्लस ए से माइनस ए में जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगा वो जीरो हो जाता है। ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। माइनस, अब ये माइनस कैसे है, हमको पता है कि इनपुट में अगर कोई चीज से गुना करेंगे तो लिमिट में वही चीज से डिवाइड करेंगे और सेम चीज से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो जो माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस ए हो जाएगा और यहाँ बाहर में माइनस हो गया और एफ माइनस टी डी टी हो गया। अब हमको पता है कि एफ टी आपका ऑड फंक्शन है, तो एफ टी जब ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि एफ माइनस टी बराबर माइनस एफ टी हो जाएगा। तो ये जो एफ माइनस टी है इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी, तो ये माइनस माइनस प्लस सिंपली एफ टी डी टी। अब बताइए, यही टर्म ना आपका फाई एक्स था, तो इसके बदले में फाई एक्स लिख दिया। तो हमने स्टार्ट किया फाई माइनस एक्स और दिखा दिया फाई एक्स, मतलब शो कर रहा है कि फाई एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये जस्ट लाइक आपका एक प्रूफ भी हो गया और इस प्रॉपर्टी को एज ए रिजल्ट आप याद भी रखें। क्लियर? अब हम कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, इस रिलेटेड एक सवाल भी बनाते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है और फंक्शन है log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और कह रहा है बताइए कि ये फंक्शन जो है इवन है कि ऑड है। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, एक काम करते हैं, लेट कैपिटल एफ टी जो है वो हम मान लेते हैं log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। हमको चेक करना है कि पहले ये जो एफ टी है एक फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो देयरफॉर हम माइनस टी लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। log 1 प्लस टी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, फिर पावर माइनस, ये माइनस बाहर आता है, हो जाएगा माइनस ऑफ log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, अब बताइए यही चीज एफ टी था, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो एफ टी है इज एन ऑड फंक्शन। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े अगर एफ टी ऑड फंक्शन है तो स्मॉल एफ टी जो कि इंटीग्रेशन है आपका 0 टू x कैपिटल एफ टी, ठीक है, और एफ टी कैपिटल एफ टी मतलब 0 ये dx 0 से x कैपिटल एफ टी मतलब log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी इज एन इवन फंक्शन। और अभी जस्ट हम लोग को पढ़ेंगे तो प्रूफ हो गया कि हमको ये ना पता चला था कि ये जो फंक्शन होगा
माय स्मॉल एफ एक्स, ये इवन है कि ऑड है, तो हमने क्या पता लगा लिया, ये इवन है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक न्यू तरह का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन इवन है ऑड है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। अच्छा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर्टी नंबर 28 है, ये भी ऑड इवन से रिलेटेड है, आप देख सकते हो। इफ ft इज एन इवन फंक्शन, अगर ft इवन फंक्शन है, देन phi x is equal to integration over 0 to x ft dt is an odd function। गौर कीजिए, इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो आपका a से x था, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ 0 से ही होगा, ठीक है। ये 0 से x ft dt है, तब ये जाके ऑड फंक्शन होगा। अगर a से स्टार्ट होता है तो क्या होगा ये हमको अभी नहीं पता, इसके बारे में हम जस्ट इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो जरा से इसको प्रूफ कर देते हैं। सिंस ft के बारे में इवन फंक्शन है, तो अगर ft इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट f माइनस t इज इक्वल टू ft होगा फॉर ऑड t। क्लियर? अब हमको चेक करना है कि ये जो है ऑड फंक्शन है, तो हमने क्या किया कि टेक किया, लेट मत लीजिए, टेक करते हैं। क्या टेक करते हैं? फाई माइनस एक्स। आपको पता है जहां x हम माइनस करते हैं तो ये हो गया 0 टू माइनस एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं कि लिमिट मतलब इनपुट में जितना से डिवाइड करेंगे, बाहर में उतना ही से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे उतना से गुना कर देंगे। तो एक काम करता है, माइनस से अगर हम डिवाइड किए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जो माइनस है सब प्लस एक्स होगा। अब ft के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ft इवन फंक्शन है तो f माइनस t ft हो जाता है। तो ये जो f माइनस t इसके बदले में ft लिख सकते हैं, कहाँ से आया तो एक नंबर से लिख दीजिए। अब देखो ये पूरा का पूरा phi x था कि नहीं, phi x, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम phi माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ phi x आ गया, मींस phi x एक ऑड फंक्शन हो। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑड और इवन चेक करने का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी एज ए रिजल्ट आप याद रखिएगा कि अगर ft ऑड है, पहले वाला मैं बोल रहा है, अगर ft ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन phi x बराबर 0 a to x ft dt इवन हो जाता है। लेकिन अगर ft इवन है तो इस केस में phi x इज इक्वल टू 0 टू x, इसमें a से x था, इस बार 0 से x है, ft dt जो है आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो a से स्टार्ट होता है तो क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर वो a से x इंटीग्रेट हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए नोट लिखा हुआ है कि इफ ft इज एन इवन फंक्शन देन फॉर ए नॉन जीरो a, अगर a कोई नॉन जीरो नंबर है, अगर जीरो डालो तो कोई बात नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ft विद रिस्पेक्ट टू t ओवर द लिमिट a टू x इज नॉट नेसेसरी एन ऑड फंक्शन। लिखा हुआ है कि कोई जरूरी मतलब जरूरी नहीं है, अगर a आपका नॉन जीरो नंबर है तो a टू x ft dt आपका ऑड फंक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ऑड फंक्शन होना ही होना है। अब सवाल है कि होगा तब कब होगा, तो लिखा है इट विल बी एन ऑड फंक्शन इफ इंटीग्रेशन ऑफ ft dt ओवर द लिमिट 0 टू a इज इक्वल टू, मतलब वो a से x ft dt ऑड फंक्शन तभी होगा जब ये डाटा आपका 0 हो जाए, मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाए, बिकॉज़ phi x is equal to a to x ft dt is an odd function। मतलब अगर इसको ऑड फंक्शन होना है तो दिस मस्ट बी 0। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज दैट मान लो कि हमको phi x को ऑड फंक्शन है, ऑर्डर फंक्शन मिलेगा, तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, phi माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ phi x। चलिए phi माइनस x मतलब जहां x है वो माइनस x रख देंगे और ये माइनस ऑफ phi x होगा, phi x का वैल्यू डाल देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये समथिंग पॉजिटिव से नेगेटिव किया है तो पॉजिटिव से 0 मतलब a टू 0 और 0 टू माइनस x, a टू 0 0 टू माइनस x, दो पार्ट में तोड़िए। यहाँ पे वही बात है, a टू 0 और 0 टू x, ठीक है, a टू 0 0 टू x। अब बताइए ये जो टर्म है आपका a टू 0 ft dt, ये टर्म इधर आ जाएगा तो ये दोनों प्लस ना हो जाएगा, ये माइनस है तो ये दुगुना हो गया आपका, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या इलॉन्गेशन प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये f माइनस t dt और ये वाला टर्म ऐसे कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ देख सकते हो ये 2 टाइम्स हो गया। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एफ टी इवन फंक्शन है, तो एफ माइनस टी की जगह में एफ टी लिख सकते हैं, तो एफ टी लिख दिए, तो ये जो एफ टर्म है ये दोनों सेम आ जाएगा, कट जाएगा, तो देखें यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 0 a to 0 f t dt is equal to 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से a f t dt is equal to 0। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका f t इवन फंक्शन है तो ये टर्म जो है और तभी होगा जब इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a f t dt का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े 26 और 27, ये दोनों इवन ऑड से रिलेटेड प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये किसी कोई फंक्शन दिया हुआ तो उसका इंटीग्रेशन, अगर कोई फंक्शन इवन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन इवन ऑड होगा कि नहीं, ये उससे रिलेटेड है। ये भी इवन ऑड से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा क्या कहते हैं, फॉर्मेट चेंज है आपका। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। यहाँ तक देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, अब प्रॉपर्टी नंबर 18 में आते हैं। ठीक है, सॉरी 28, और प्रॉपर्टी नंबर 28, मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ एन इंटरवल। कभी कभी पूछ देता है कि किसी एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे मीन वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो क्या है, कहता है कि fx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल। fx एक फंक्शन है बट वो कंटिन्यूअस है इसी क्लोज इंटरवल में। तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए टू बी, से उसको हम c बोलते हैं, सच दैट, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस रेंज में, जो रेंज दिया हुआ है, ठीक है, उस रेंज के ओपन में एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, जहां पर वो पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन आपका फुलफिल करने जा रहा है। कौन सा कंडीशन फुलफिल करने जा रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट a टू b इज इक्वल टू fc b माइनस। ठीक है, तो यहां से आप fc निकाल सकते हैं, तो fc इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट a टू b। ये जो डाटा है, यही डाटा आपको क्या प्रोवाइड करेगा? मीन वैल्यू कहलाता है ऑफ fx। ये जो डाटा है यही इंटीग्रेशन का वैल्यू विथ दिस कहलाता है मीन वैल्यू ओवर द इंटरवल a टू b। ठीक है, मतलब सीधा सीधी एक जस्ट लाइक एक फार्मूला प्रोवाइड कर दिया मीन वैल्यू के। तो एक उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 ओवर द इंटरवल 0 से 2। तो सीधा सीधी बात है, इसका आंसर कितना होगा? सीधे लिखेंगे मीन वैल्यू 1 बाई 2 माइनस 0, मतलब b माइनस है, इंटीग्रेशन 0 से 2 ओवर फंक्शन यही है, तो 1 बाई x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सीधा सीधी बात, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये हो जाएगा ln x प्लस 1, और लिमिट कहां से ना है? 0 से 2, तो हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 ln 3, और 0 डालेंगे तो सीधा सीधी ln 3। तो ये जो आपको दिख रहा है हाफ ऑफ ln 3, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन x प्लस 1 ओवर द लिमिट 0 से 2। सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम्स। अगर डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आता है तो बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नया प्रॉपर्टी है जिसको आपको जानना चाहिए, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवा दिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। ओके, चलिए हेलो फ्रेंड्स, कुछ और चीजें हैं जो तो आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जानना चाहिए। एक आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है भाई? ठीक है, कभी कभी एक वर्ड आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और आप कभी इसको सुने ही नहीं होंगे, तो आपको ये मतलब आश्चर्य लगेगा कि आखिर एक्चुअली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। तो वैसे केस में देखिए क्या है, तो उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन a से इंफिनिटी, a क्लोज इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है, देन इस तरह का इंटीग्रेशन दिखाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें से दोनों लिमिट या फिर कोई एक लिमिट, अपर और लोअर में से कोई एक या फिर दोनों लिमिट में इंफिनिटी लिखा हुआ है,
तो उस कैटेगरी का जो भी इंटीग्रल होगा, इसी इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। मतलब सीधा सीधी बात है कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहचानना हो तो एक क्या देखेंगे कि अपर और लोअर, या तो दोनों लिमिट या तो दोनों में से कोई एक लिमिट में इंफिनिटी लिखा हुआ है या माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इसको बनाने का तरीका देखो क्या करते हैं, इंफिनिटी की जगह में बी लिख देते हैं और बी जो है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, ऐसा लिमिट लगा देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई अंतर, लेकिन क्वेश्चन बनाना है अगर इसको तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x विद ओवर द लिमिट a टू इंफिनिटी हो जाएगा लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट a टू b। मतलब जहां आपका इंफिनिटी था उसको हटा के आप b लिख दिए और लिमिट लगा दिए b टेंड्स टू इंफिनिटी। मीनिंग सेम है लेकिन बनाएंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक नंबर मानना कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट लिमिट। अब बताइए लिमिट है तो लिमिट का कुछ वैल्यू आएगा, ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि लिमिट का वैल्यू इंफिनिटी आए। तो कहता है कि अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ जाए, ठीक है, तो तब जाकर के ये जो प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये जाके कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये सब हायर लेवल की बात है, जब आप हायर में इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दो वर्ड आता है। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है जैसे मान लो कि सपोज दैट ये बहुत सारा जो है सोर्स ऑफ लाइट है और सारे सोर्स ऑफ लाइट को एक जगह हम क्या किए, कंसंट्रेट कर दिए, तो उस सिचुएशन को बोलता है कन्वर्जेंट। और मान लो कि एक ही जगह बहुत सारा टॉर्च है और वहां से जो है बहुत सारा फोकस आपका दूसरे तरफ जा रहा है, उसको बोलता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है छितराना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह कंसंट्रेट करना। तो कहता है कि अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो जाए तो उस केस में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर फाइनाइट नहीं आता है तो उस केस में वो डाइवर्जेंट का रहेगा। तो दिस इज द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू मस्ट हैव टू नो दिस टाइप ऑफ वर्ड। वन इज कन्वर्जेंट, अदर इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब अगर लिमिट आपका फिक्स आ गया, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया तो कन्वर्जेंट बोलेंगे, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आया तो सीधा सीधी बात है डाइवर्जेंट बोलेंगे। नोट, कोई जरूरी नहीं है कि इंफिनिटी रहेगा लिमिट में तभी जाके हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक अलग भी टाइप होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है कि सपोज दैट मान लो कि लिमिट मेरा a से b है, लेकिन जो इंटीग्रांड आपको प्रोवाइड है वो a या b में से कहीं भी एक जगह पे या दोनों जगह पे अनडिफाइंड होता है, तो वैसे केसेस में भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि अनदर टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज दैट इन विच द इंटीग्रांड इज नॉट डिफाइंड फॉर वन और बोथ लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब दूसरे तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, एक ऐसा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा जब लिमिट आपका ऑलरेडी फाइनाइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंफिनिटी नहीं है, लेकिन उन दोनों लिमिट में एक या दोनों में से दोनों का मतलब जो इंटीग्रांड होगा उस पर अगर हम वैल्यू डालेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो इंटीग्रल होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 ln x, हमको पता है ln 1 0 हो जाता है, लेकिन ln 0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब आपको देखने से लग रहा है ये प्रॉपर है, बट ये इम्प्रॉपर है क्योंकि 0 पर ये क्या है, ln अनडिफाइंड। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो तरह से होता है, या तो लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट में इंफिनिटी हो जाए, या तो अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइनाइट हो लेकिन उस लिमिट पर इंटीग्रांड का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो आपको पता चल गया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किसको कहते हैं और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कितना तरह से हम बना सकते हैं। ओके, चलिए इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं, आपका ये क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट 0 to infinity dx upon x plus square root of x square plus 1 whole to the power n, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू हो जाएगा n upon n square minus 1, n upon n square minus 1, ठीक है, जहां n जो है x से बड़ा है। तो देखो बनाए कैसे, लेट ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसको ले एक काम करो, इसको i मान लो, लेट i करते क्या है कि सबसे पहले x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं बनेगा, तो पता चल रहा है कैसे बनेगा। इस पूरे टर्म को हम लोग मान लिए t, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, फिर चेन रूट x स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x।
विथ रिस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल टू एक्चुअली dt बाय dx होता है, पता ही है। सो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस, इस पूरे के बदले में t था तो t मान लो, तो dx वाला कितना हो जाएगा dt अपॉन t इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ये ना, अब आते हैं, हमको पता है कि इसका जब रेसिप्रोकल ये जब लेंगे हम लोग, ठीक है, इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये दिस इज इक्वल टू 1 बाय डी, मतलब t का t को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कितना आता है, तो ये किए और पहले से जो था उसको लिखिए, दोनों को ऐड कर दिए तो ये एक्स खत्म हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू जो है हाफ ऑफ t प्लस 1 बाय डी है। ये इसलिए निकाले क्योंकि इसका ये डाटा हमको यहाँ यूज करना है, तो हम लोग दो नंबर को जो है यहाँ यूज कर देते हैं, तो dx का वैल्यू हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, देख सकते हो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t पहले से है, तो t स्क्वायर प्लस 1 2t ऑलरेडी t था, तो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t का स्क्वायर, ये कहां से आया, तो दो नंबर पे। अब लिमिट भी चेंज करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा, तो जब x आपका 0 है, जब x आपका 0 है तो t बराबर 1 है, देखना, और जब x इंफिनिटी हो जाएगा तो इसके t इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1 से इंफिनिटी हो जाएगा, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 1 से इंफिनिटी t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t का स्क्वायर, dx के बदले में इस पूरे के बदले में t मान सकते t टू द पावर n। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे ही डिवाइड करेंगे 1/2 कॉमन हो गया, तो इस फॉर्मेट में आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है ये हो जाता है, और क्योंकि ये इंप्रोपर इंटीग्रल है तो इसके जगह में हम लोग a मान लेते हैं और a टेंड्स टू इंफिनिटी कर देते हैं, लिमिटिंग केस अभी जस्ट पता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप a का वैल्यू डालोगे और a की जगह में इंफिनिटी डालोगे तो समथिंग 0 हो जाएगा, तो जो अपर लिमिट वाला टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा हमेशा लोअर वाला, मतलब जब 1 डालिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां t है वहां 1, t पे 1 की जगह 1 पे पावर कुछ भी दिए तो 1 ही हो जाता है, तो हो जाएगा -1/n-1 ऑलरेडी माइनस है, और फिर यहाँ हो जाएगा -1/n प्लस 1, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस अब बाहर कर दीजिए, प्लस हो गया, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1, तो हो जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कैंसिल, हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया। तो ये एक अच्छा सा सवाल है, ठीक है, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाया। अब जो सेकंड टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे आप चैप्टर के एंड पे जाइएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। शुरू में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है बहुत सिंपल लगता होगा, क्वेश्चन सिंपल आते होंगे, लेकिन जैसे ही आप टॉप पे पहुंचेगा ना तो आपका जो है लेवल बढ़ते जाता है और क्वेश्चंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये मैं नहीं है कि हमको पढ़ना नहीं, अगर आप सही मायने में जेईई वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको जो है हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और चीज देखते हैं, इस पर तक कंसंट्रेट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 0 to 1 log x dx, हमको पता है log x इज नॉट डिफाइंड एट x डॉट d, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का केस है। तो I इज इक्वल टू लिमिट, हमको पता है जिस पॉइंट पर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उस पॉइंट को हम लोग h मान लिए, तो h टेंड्स टू 0 प्लस कर दिए, इंटीग्रेशन ओवर h से 1, ठीक है, log x dx, हमको पता है log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से x log x माइनस x हो जाता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ यूज कर दिया x log x माइनस x, लिमिट हो जाएगा h1 और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ जो लिमिट है वो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट h, ये लिमिटिंग केस है और ये लिमिट है, ठीक है, लिमिट का यूज करना है। तो जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 log 1 माइनस 1 माइनस h log h माइनस h, ठीक है, log 1 0 हो जाता है तो अल्टीमेटली -1 हुआ, और जैसे ही इस लिमिट को यहाँ यूज करेंगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा और 0 प्लस खत्म हो गया, तो ये टर्म खत्म हो गया आपका। तो अल्टीमेटली हमको इसको इंटीग्रेट, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो क्या किया, अलग से हम इसको टेक करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h log h, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस log h अपॉन 1/h, मतलब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि फॉर्म मेरा आ गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है, अगर हम लोग लिमिट पढ़े हुए हैं तो हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, तो यहाँ से लॉपिटल रूल लगा देते हैं। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, तो log h का डिफरेंशिएशन 1/h और 1/h का डिफरेंशिएशन -1/h का स्क्वायर, अल्टीमेटली जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -h, लेकिन h को आपका 0 प्लस है तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया, तो इसका वैल्यू जो है 0 हो गया, तो अल्टीमेटली जो i का वैल्यू आया वो कितना आया आपका -1 -0 प्लस 0, तो अल्टीमेटली माइनस का आंसर। तो क्या है क्वेश्चन, चाहे जो भी हो
लेकिन उसके पीछे जो प्रॉपर्टीज है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके इस तरह के सवाल को आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन अबाउट टू फिनिश हो गया, अबाउट टू एंड हो गया, इसको कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी है, प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करते रहिए, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए आप चाहे, क्योंकि जब सारे प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल बन सकता है। तो ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी और आपका डन हो चुका है, और आई होप कि आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ के मज़ा आया होगा, और आपको क्वेश्चंस, और सिर्फ मज़ा ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस भी बन रहा होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली, एंड लास्टली यही कहेंगे कि बस मेहनत ही सबसे बड़ा चीज़ है, लेवल करते रहिए, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।